हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल आप सभी के लिए डेली न्यूज़ डिस्कशन फॉर आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की करंट सीरीज़ लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। यह सीरीज़ हमारा 18 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और आज 20 दिसंबर 2024 को हमारा तीसरा क्लास है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है, मुख्यमंत्री ने 5,671 पंचायतों में 6,659 खेल मैदान के निर्माण का किया शुभारंभ। तो चलिए आइए जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में बिहार में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार खेल में काफ़ी पिछड़ गया है अभी आधुनिक दौर में। तो बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत कुछ किया गया है, जिसमें से खेल मैदान का निर्माण एक है। और खेल मैदान के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। तो खेल मैदान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो खेल मैदान का निर्माण जो होना है बिहार में, वो लगभग बिहार के सभी 38 जिलों में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। और बिहार के संकल्प भवन से ऑनलाइन मोड में इसका उद्घाटन किया गया है खेल मैदान के निर्माण का। बिहार के संकल्प भवन से ऑनलाइन मोड में रिमोट के माध्यम से खेल मैदान के निर्माण का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो खेल मैदान का निर्माण है उसके उद्घाटनकर्ता कौन है, वो किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। और यह कहाँ से किया गया है? तो संकल्प भवन से किया गया है, या ऑनलाइन मोड में किया गया है, या ऑफलाइन मोड में किया गया है। तो चूंकि बिहार के सभी 38 जिलों का एक साथ उद्घाटन किया गया है, तो यह ऑफलाइन करना संभव नहीं था, इसलिए इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया है, याद रखिएगा। और बिहार के खेल मैदान को बनाने में, सभी 38 जिलों में बनाने में लगभग 63,827,305 के करीब इसका खर्चा आया है। 63,827,000। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कोई भी जो परियोजना आती है उसका लागत क्या होता है। तो 63,827,035 समथिंग 35 लाख। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें 38 जिले में कितने खेल मैदान बनाए जाएंगे? तो याद रखिएगा, 6,659 खेल मैदान को मंजूरी मिली है बनाने की। कितना? 6,659 खेल मैदान बिहार में बनाया जाएगा, बिहार के 38 जिलों में। और यह इसमें डिवीज़न भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये सारा बनाया जाएगा। तो पहले चरण में 3 प्रकार के खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या होगा कि बड़े आकार के बनाए जाएंगे, दूसरा मध्यम आकार के बनाए जाएंगे, और तीसरा छोटे आकार के खेल मैदान बनाए जाएंगे। मतलब 3 प्रकार के खेल मैदान बनाए जाएंगे। तो इसका एक क्षेत्रफल निश्चित किया गया है कि जितने भी बड़े आकार के खेल मैदान बनाए जाएंगे उसका क्षेत्रफल 4 एकड़ तक होगा। कितना होगा? 4 एकड़ तक। जो मध्यम आकार के खेल मैदान बनाए जाएंगे उनका क्षेत्रफल 1.5 एकड़ रखा गया है, यानी कि 1.5 अरब। 1.5 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ तक रखा गया है उसका क्षेत्रफल। और जो छोटे खेल मैदान होंगे, छोटे आकार के खेल मैदान होंगे, उनका क्षेत्रफल 1 एकड़ से कम रखा गया है। अब प्रश्न यह आता है कि ये जो खेल मैदान बन रहा है उसमें कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, किस किस खेल के लिए विकसित किया जा रहा है, खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी और खो खो का खेल किया जाएगा। तो ये जो खेल हमने अभी बताए वो बड़े आकार के जितने भी खेल मैदान होंगे, इसमें सभी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी और खो खो, ये सभी खेल खेलने की सुविधा होगी। और बाकी जो मध्यम आकार के हैं और छोटे आकार के हैं उसमें कुछ ही खेल को खेला जाएगा। तो यह याद रखिएगा। आज का हमारा ये पहला टॉपिक समाप्त हुआ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, कोसी मेची लिंक परियोजना व बाढ़ से सुरक्षा को लेकर केंद्र करे पहल, विजय। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो कोसी मेची लिंक परियोजना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। तो सबसे पहले तो ये है कि भारत सरकार की योजना है अभी नदी जोड़ो परियोजना के तहत ही कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार में चलाई जा रही है। तो यह 2019 में आई थी। यह कब आई थी? 2019 में आई थी। और यह क्यों किया जा रहा है? कोसी मेची लिंक परियोजना का निर्माण क्यों किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है। नदियों को जोड़ा जा रहा है एक दूसरे से। तो इसमें कोसी और मेची 2 नदी है, कोसी और मेची। आपको पता है कि ये दोनों नदी जो है वो नेपाल की नदी है। और मेची नदी, कोसी नदी जो है वो नेपाल के गोसाईनाथ यानी कि सप्तकोशिकी से निकलती है।
किस जगह से निकलती है कोसी नदी? तो कोसी नदी नेपाल के गोसाईनाथ एक जगह है, गोसाईनाथ, जिसको सप्तकोशिकी भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। और बिहार में कहाँ आके मिलती है? कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, नेपाल के गोसाईनाथ से, और कुर्सेला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। जबकि मेची नदी जो है, मेची नदी भी नेपाल से निकलती है, और महानंदा जो है वो किशनगंज में आके मिल जाती है। तो इस परियोजना को क्या कहा गया? मेची और कोसी नदी को क्या किया गया है? इस परियोजना के तहत दोनों को जोड़ा गया है, और कोसी नदी जो महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है उसको जोड़ना है, मेची नदी से जोड़ना है कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ना है इस परियोजना के तहत। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, कोसी मेची लिंक परियोजना। तो कोसी और मेची नदी जो है वो महानंदा की सहायक नदी है, तो कोसी और मेची नदी को जोड़ना ही कोसी मेची लिंक परियोजना का कार्य है। इस परियोजना का प्रबंधन कौन कर रहा है? एक प्रश्न आता है कि इस परियोजना जो कोसी मेची परियोजना है उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जिसको जल संसाधन मंत्रालय भी कहते हैं, उसके तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा, आप कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन जान लेते हैं। पहला तो यही है कि कोसी नदी, आप जानते हैं कि बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण कोसी है। कोसी के बारे में पहला फैक्ट यह है कि बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा फैक्ट यह है कि कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है। कोसी नदी कभी भी अपना मार्ग बदल लेती है, और जिसके कारण बिहार में भीषण बाढ़ आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी का जो ओरिजिनल नाम है, कोसी नदी का नाम जो है, मूल नाम जो है वो कौशिकी है। कोसी नदी का मूल नाम कौशिकी है। सवाल पूछा जा सकता है कभी कभी बीपीएससी में, खासकर बीपीएससी में यह प्रश्न आ जाता है कि कोसी का उद्गम स्थल क्या है, या कोसी किस नदी की सहायक नदी है, या कोसी कहाँ पे मिलती है। तो ये सब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यह बिहार के किस किस जिला से होकर गुजरती है? तो कोसी नदी मुख्यतः सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों से बहती है। तो आज का दूसरा यह टॉपिक समाप्त हुआ, और आज का हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है कि भारत को 2024 में 129 अरब डॉलर रेमिटेंस मिलने का अनुमान। ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेमिटेंस क्या है, क्योंकि कोविड के बाद यह शब्द थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में आया है, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो रेमिटेंस का मतलब अगर सीधा सीधा सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में रह रहे या काम कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजने से है। ठीक है, जैसे कि भारत के लोग अमेरिका में जाके कोई काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर कोई मजदूर है, फैक्ट्री मजदूर, वो वहाँ पैसा कमा रहा है और अपने देश भारत में अपनी फैमिली के पास या किसी के लिए भी वो जो पैसा भेज रहा है, जो विदेशी मुद्रा भेज रहा है, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके रोजगार करके वहाँ से पैसे कमा के और अपने देश में वापस भेजता है उसको, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिटेंस। उम्मीद है रेमिटेंस आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा रिपोर्ट जान लेते हैं कि रेमिटेंस के बारे में कुछ फैक्ट जानना जरूरी हो जाता है। तो जानते हैं कि 2024 में जो रिपोर्ट आया रेमिटेंस को लेके, उसमें भारत का स्थान सबसे पहला है। भारत सबसे पहले स्थान पे है, क्योंकि 2024 के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लगभग भारत में 129 अरब डॉलर रेमिटेंस आने की उम्मीद है। कितना? 129 अरब डॉलर रेमिटेंस आने का उम्मीद है भारत में। जबकि दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है, जो 68 अरब डॉलर मैक्सिको को रेमिटेंस मिलने का अनुमान है। उसी प्रकार चीन का तीसरा स्थान आता है, चीन का स्थान तीसरा आता है जो 48 अरब डॉलर है। फिलीपींस का स्थान चौथा है जो 40 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान पाँचवें स्थान पे आता है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पाँचवें स्थान पर आता है रेमिटेंस के मामले में। पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर रेमिटेंस मिलने का अनुमान है 2024 में। यहाँ एक और बात ध्यान देने की बात है कि विश्व बैंक के अनुसार, जो विश्व बैंक का सर्वे होता है उसके अनुसार 2024 में रेमिटेंस का जो वृद्धि दर है, रेमिटेंस की वृद्धि दर 5.8% है। कितना है? 2024 में विश्व बैंक के अनुसार रेमिटेंस की वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान है। कितना? 5.8% रहने का अनुमान है। जबकि 2023 में अगर यह आंकड़ा आप देखते हैं, 2023 में तो यह 1.2% था। अब आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2023 में
1.2% अनुमान था, जो कि 2024 में बढ़ के 5.8% रेमिटेंस होने का अनुमान है। और ऐसा क्यों होता है? रेमिटेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये तो जान लिए कि किसी दूसरे देश से अपने देश में पैसा भेजने का जो या पैसा आने का जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। लेकिन रेमिटेंस किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे किस देश में? तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो उच्च आय वाले, जो सबसे ज़्यादा इनकम वाले देश है, जैसे कि अमेरिका, जो विकसित कंट्री है, जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका में रोजगार के बहुत सारे साधन हैं और यही कारण है कि अमेरिका में लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। और अमेरिका में कोविड के बाद से आप देखेंगे, खासकर कोविड के बाद से वहाँ रोजगार की संख्या काफ़ी बढ़ी है। यानी कि अमेरिका में नौकरियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और यही कारण है कि अमेरिका में लोग कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। और भारत के लोग, मैक्सिको के लोग, चीन और फिलीपींस और पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ से वो रेमिटेंस लेके वापस आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। दोस्तों, आप सभी से हमारा यही आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उससे वो लाभान्वित हो सके। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आप सभी को बताया है कि जब भी एग्ज़ाम आता है तो हम लोग 1 साल का करंट अफेयर्स, किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 1 साल पे कोई एग्ज़ाम का साइकिल होता है, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम हो गया या पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, तो लगभग 1 साल में 1 बार होता है। और उसमें क्या होता है कि बच्चे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स 1 बार में पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। और उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब आप डेली न्यूज़ को पढ़ते हैं, डेली न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ना होता है, आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, वो आपको वो चीज़ें जल्दी मेमोराइज़ होती है। और आप एग्ज़ाम के टाइम में जब उन चीज़ों का रिवीजन करते हैं मैगज़ीन के माध्यम से, तो रिज़ल्ट 100% सही होने की संभावना बनती है। तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों।